एनिमल किंगडम। फीलिन टेराटा। लेक्चर कौन सा बेटा लेक्चर है? फोर्थ फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ। वेरी गुड संजू। चलो फटाफट सारे लोग जोड़ो बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा नक्षता, गुड मॉर्निंग। चलो सारे लोग आ जाओ, जल्दी 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 फटाफट आ जाओ, बात करते हैं फिर, है ना। पलक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ बेटा मैं तो गुड मॉर्निंग बोलता हूँ आप लोगों से, है ना। गुड मॉर्निंग। यस दक्ष, दक्ष बेटा मुझे बहुत याद कर रहा था आपको। दक्ष आप ना मुझे आफ्टर द क्लास कॉल करेंगे, ठीक है। जब जागो तब सवेरा। यस खुशी, वेरी गुड बेटा। जब जागो तब सवेरा, इसलिए हमेशा जागते ही रहना है हमको। गोपाल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट सारे लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, कम फास्ट। यस वेरी गुड सेजल। खुशी सर आपने ये फर्स्ट डे कहा था। यस 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आ जाओ हमारे जल्दी, सारे सारे आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। दक्ष सर प्लीज 2 मिनट्स बाद स्टार्ट करना। शगुन ऐसा क्यों बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, एक एक मिनट अपना बहुत है बेटा, ध्यान रखना। सुप्रभात बेटा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ख्वाहिश। चलिए बेटा तो हम लोग सर नेटवर्क काम है क्या, नेटवर्क कम है क्या? ओके सगुन ओके, कोई नहीं, डोंट बरी बेटा। अगर किसी को कुछ भी छूटता है तो नोट्स वगैरह मैं क्लास में शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहां से उसको कवर कर लिया करिए आफ्टर द क्लास, ठीक है। चलो बेटा सारे लोग स्टार्ट करते हैं फिर। दक्ष मेरा, दक्ष आपका कोई रिप्लाई नहीं है बेटा। दक्ष आर यू लिसनिंग मी? ओके ओके, आफ्टर द क्लास यू कॉल मी, ओके। चलिए तो हम लोग बेटा कल बात कर रहे थे नीडोब्लास्ट की, आज हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नीडोब्लास्ट। डालेंगे एडिट फटाफट बेटा, टाइप्स ऑफ नीडोब्लास्ट। जल्दी करो बेटा ताकि आज ही जो है हम लोग वो भी चैप्टर फिनिश कर लें, तीनों फोरा फटाफट। देखिए जो नीडोब्लास्ट से कल हमने बात कर ही लिया था उसके बारे में बेटा, नीडोब्लास्ट ही तो कल कर पाए थे, क्यों बेटा? डिस्चार्ज और अनडिस्चार्ज, या वेरी गुड। तो निमेटोब्लास्ट होती है 3 टाइप्स होते हैं, लिखिए आर ऑफ 3 टाइप्स, आर ऑफ 3 टाइप्स। कुछ लिखना नहीं है आपको, क्या लिखना है बेटा? पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट या इसी बोलते हैं स्टीनोटिल। ये जो आपने पढ़ी थी ना, वो जो नीडोब्लास्ट है वही पेनिट्रेंट या स्टीनोटिल है, ठीक है। दूसरी होती है बेटा वोल्वेंट, ये क्या करती है? रैप्ड प्रे, विद थ्रेड ट्यूब, थ्रेड ट्यूब की हेल्प से ऐसे पकड़ लेगा, पकड़ के ऐसे, जैसे ये मान लो प्रे है तो थ्रेड ट्यूब की हेल्प से ऐसे पकड़ेगा और पकड़ के उठा के ऐसे रख लेगा मुंह में, ठीक है। तीसरी बेटा ग्लूटिनेंट, पीवीजी, है पीवीजी से रखना। ये क्या करती है? हेल्प इन स्टिकिंग, हेल्प इन स्टिकिंग, ये स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी बदौलत ये
उसको सबस्टेशन से चिपकने, सबस्टेटम जो होता है सबस्टेटम, उससे चिपकने में हेल्प करती है। ठीक है, नोट कर लो तीनों, बस इतना ही याद रखना बेटा। ये स्मॉलेस्ट भी होती है। सर बोर्ड क्लियर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट? ये वॉल्वेंट वाली स्मॉलेस्ट होती है, विच इज स्मॉलेस्ट? वॉल्वेंट न्यूक्लियोब्लास्ट स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है बेटा, हो गया? नो, कल बेटा थर्ड वाले की स्पेलिंग GLUTINANT, ग्लूटिनेंट। STENOTELE, स्टेनोटील। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो, तो ये आपने टाइप्स ऑफ नीडोब्लास्ट पढ़ लिया। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है, बाकी इसमें आपको ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जितना डिटेल जाना था वो हम कल चले गए थे। सर अभी नहीं हुआ, ओके ओके निष्ठा, नोट कर लो बेटा। तो तीन टाइप की आपकी नीडोब्लास्ट होती हैं, पेनिट्रेंट या इसी को स्टेनोटील बोलते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ी है बेसिकली नीडोब्लास्ट वो पहली वाली ही होती है। जो डिस्चार्ज और अनडिस्चार्ज आपने पढ़ा था वो पहली वाली ही है, स्टेनोटील या फिर पेनिट्रेंट। दूसरा है वॉल्वेंट, रैप द प्रे विद द थ्रेड ट्यूब। रैप कर लेती उसको, प्रे को थ्रेड ट्यूब की हेल्प से उठा के मुंह में रख लेगी। ग्लूटिनेंट, हेल्प इन स्टिकिंग, है ना, क्योंकि स्टिकी मटेरियल रिलीज करती है। ठीक है, हो गया बेटा सभी लोगों का? थोड़ा अब ना आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो सारे लोग, है ना बेटा। एक बार फर्स्ट की स्पेलिंग बता दो बेटा। हमने लिखा है PENETRANT, पेनिट्रेंट ऑब्लिक STENOTELE, स्टेनोटेल। ठीक है, ओके बेटा, चले बढ़े। वेरी गुड, डायरेक्ट हेडिंग फटाफट बेटा। फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा इसका। ये आपके नीडोब्लास्ट सेल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट, सबसे पहला फंक्शन कैप्चरिंग, ठीक। दूसरा ऑफेंस एंड डिफेंस, बचाव करना। ठीक है, ऑफेंस एंड डिफेंस मतलब बचाव, अपना खुद का बचाव करना। और एंकरेज, ये काम होता है। एंकरेज समझते हो बेटा? एंकरेज का मतलब होता है जैसे प्लांट नहीं होता, प्लांट अपनी जड़ें ऐसे जमीन के अंदर धंसा देता है तो वो एंकरेज का काम करता है। ठीक उसी प्रकार ये भी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तीन फंक्शन है इसके। कैप्चरिंग का मतलब फूड वगैरह को पकड़ के ऐसे खाने में भी हेल्प करेगा, या हो सकता है किसी सब्सटेंस से कब। अभी आपने देख लिया तीन टाइप की होती है बेटा। आगे वाला सबको समझ में? ऑफेंस एंड डिफेंस का मतलब होता है बेटा खुद का बचाव। ये हथियार की तरह काम करता है इसके लिए। अगर कोई किसी ने इस पर अटैक करने की कोशिश की तो ये तो बचाव भी करती है। कल मैंने बताया नहीं था कि अगर मान लो किसी शिकारी ने इसका शिकार करने की कोशिश की तो ये क्या करेगा, ऐसे मार देगा धागा, कोई थ्रेड ट्यूब, तो वो हेप्नोटॉक्सिन भी छिड़क देगा। एंकरेज का मतलब होता है जैसे प्लांट नहीं होता बेटा, प्लांट अपनी जड़ें जमीन में से धंसा देता है ताकि वो पकड़े रहे, हिले ना, ज्यादा टूटे ना। ठीक, वो भी वैसे ही सेम ये भी ये करती है, यहाँ पर अपने थ्रेड ट्यूब की हेल्प से पकड़ लेता हो, पकड़ेगा तो ताकि हवा, मान लो अगर वाटर में है तो वाटर के साथ अगर फ्लो होना चाहे तो फ्लो नहीं हो पाएगा। ये एंकरेज का मतलब है। ठीक है, हो गया बेटा? और इस क्लियर सभी को बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट, किसी कोई दिक्कत बेटा? जल्दी जल्दी जल्दी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नो शगुन, शगुन बेटा क्या अभी हुआ नहीं है, समझ नहीं आया?
जल्दी बैठना बेटा। शगुन शगुन हो गया, ओके ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक्सप्लेन बता दूं, सोचो लिखो बेटा। बोर्ड क्लियर नहीं बेटा, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ क्लियर आ रहा है बेटा, आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगा थोड़ा सा। एंकरेज का मतलब होता है पकड़ बनाए रखना। देखिए जैसे मेरे ये हाथ है, हमने क्या किया, ये पकड़ लिया, तो ये हमने ये अब ये पेड़ मान लो जैसे काट दो तो पेड़ सीधा हो गया, तो ये एंकरेज, एंकरेज का मतलब ये होता है पकड़े रहना। ठीक है, ओके शाइल वेरी गुड। चलो बेटा, तो ये आपने देख लिया फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट। हेडिंग डालिए फटाफट बेटा, कोरल रीफ। आप लोग हेडिंग डालेंगे कोरल रीफ। हाँ यस यस, नेक्स्ट हेडिंग बेटा, हेडिंग आप लोग डालिए कोरल रीफ। ध्यान देना, कोरल रीफ जो होती है बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, मोटी सी चादर। रीफ का मतलब ही होता है चादर। तो एक मोटी से बहुत काफी मोटी चट्टान चारों तरफ से चादर के रूप में हो, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है कोरल रीफ। ठीक है, तो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें बेटा, सिर्फ आपका क्वेश्चन निकल जाए उतना ही लिखना है आपको। मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट formed by its inhabitant, यानी सिलेंटेट के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, सिलेंटेट बहुत भाई काफी समय लग जाता है बेटा। सर कोरल के बाद क्या लिखा है विद स्पेलिंग? कोरल रीफ, REEF, ये M/O का मतलब मेडअप ऑफ। आज बहुत कम बच्चे हैं बेटा, क्या बात है? हाँ बता रहा बेटा, बता रहा हूं, अभी आप परेशान मत होइए। मैं अभी अभी कुछ मैंने बताया ही नहीं इसमें, सिर्फ आपको हेडिंग डालो फिर मैं बताता हूं बेटा। ठीक है, कोरल रीफ made up of calcium carbonate and formed by its inhabitant. Please write down definition of coral reef. It is mound or ridge in shallow water of sea. समुद्र का जो छिछला पानी होता है, कम गहराई वाला पानी जो होता है ना, उसमें उभार एक टीला काफी ज्यादा। ठीक है ना, जो उभार होता है एक टीला होता है, वही कोरल रूप कोरल रीफ कहलाता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? इट इज ऑफ टू टाइप। सॉरी, इट इज ऑफ थ्री टाइप। लिखिए बेटा, लिखिए इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। थोड़ा अब आप लोग ना बेटा अपनी स्पीड बढ़ाइए, है ना। ये पहले तो बेटा, हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। किसी ने मैसेज रिफ्लेक्ट किया, जल्दी वापस भेजो बेटा मैसेज। हाँ कर देंगे, ओके बेटा कर देंगे, ठीक है ना। पहला लिखना बेटा, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ, देखिए बेटा जैसे हम कहें कि मान लीजिए समंदर है और समंदर में ये पहले से कोई टापू है, ये देखिए ये समंदर का पानी भरा हुआ है, ये पहले से कोई टापू बना हुआ, कोई आइलैंड है पहले से, और इस आइलैंड में ये देखिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं बढ़िया। ये देखिए कोई जानवर है यहाँ पे, दिख रहा है। अब ये जो कोरल रीफ होता है बेटा ना, ये
ये देखिए, दिस इज द कोरल रीफ। तो इधर तो समुद्र का पानी भरा ही है, इस तरफ ये देखिए, यहां पर भी समंदर का पानी भरा हुआ होगा। तो इट लाइज नियर सी शोर ऑफ एग्जिस्टिंग आइलैंड। पहले से कोई इसका सिलेंटेड से क्या बेटा, किसने मैसेज डाला? ड्रॉ कर लो बेटा, तो समझने में आपको आसान सा रहेगा, बस इतना फर्क है। आप लोग बेटा पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना? आप लोग ये मत सोचो सर इसका, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका आइलैंड से क्या मतलब, किसने मैसेज, सर रेड बाउंड्री। बेटा इसका क्वेश्चन है, क्योंकि जो चट्टाने हैं, जो आइलैंड बने हुए हैं, कोरल रीफ जो है वो सिलेंटेड की बनी हुई है, इसलिए ये पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप लोग ना बेटा समझदार मत बनो प्लीज, है ना? आप लोग अगर गेन करना, मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ बेटा, ठीक है? शर्मा बेटा, किसने बोला था बेटा? बोलो, मैं देखो क्या कहना चाह रहा बेटा, बोलो। मैं तो सब कुछ बताने के लिए रेडी हूं आपको। मुस्कुराओ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो सारे लोग, बड़ा डीपीपी भेज रहे हो सारे लोग। कुछ अभी भी हैं जो नहीं भेज रहे हैं बेटा, तो आप अलर्ट रहिए, बढ़िया जागृत। सर रेड बाउंड्री क्या है वही बताने जा रहा हूं बेटा, ठीक है ना? अभी तो मैंने समझाया नहीं, किसी का पॉइंट देखा तो शुरू हो गया। डोंट वरी। तो अभी अभी आपने क्या लिखा है कि इट इज द माउंट। सर रिपीट कर दो, तनु मैं कर रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। कोरल रीफ जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई बाउंड्री होती है, बाउंड्री मोटी सी चादर होती है, ठीक है? या कह सकते हो इट इज माउंड और रिज। इट इज माउंड, माउंड मतलब, माउंड को तो समझते हो, उभार, टीला। तो काफी बड़ा सा ऊंचा सा टीला एक छिछले पानी में, यानी कम गहराई वाले पानी में। तो ये ऑलरेडी पहले से कोई आइलैंड, ये देखिए यहां पे है बेटा, इसी आइलैंड के तलहटी में, जस्ट इसके पास में चारों तरफ से ये देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो रेड वाली बाउंड्री दिखाई, बाउंड्री नहीं बेटा, एक चादर दिखाई चारों तरफ से। क्योंकि हम एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहे हैं, इसलिए सर्किल होता सर्किल के रूप में ही है, ये ऐसे चारों तरफ से। तो कोरल रीफ जो है, यानी जो फ्रिंजिंग रीफ है, वो नेचुरली पहले से जो बना हुआ आइलैंड कोई है, उसके चारों तरफ से एक चादर के रूप में पाई जाती है, ठीक है? जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और यहां पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, ये प्लांटेशन भी होता है, देखिए यहां पर इस तरीके से, ऐसे यहां पर इस तरह ऐसे, ठीक है? समझाया बेटा? तो ये काफी दूरी तक फैली हुई चादर सी होती है, तो यहाँ जानवर भी रहते हैं, प्लांट भी रहते हैं, फ्लोरा और फौना दोनों रहते हैं। फ्लोरा का मतलब प्लांट और फौना का मतलब एनिमल, तो प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। हाँ यस, रॉक लाइक एक चट्टान जैसी होती है बेटा, ठीक है ना? ठीक है, समझ गए बेटा? तो जो फ्रिंजिंग रीफ है, ये मोटी सी एक चादर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, चट्टान भी कह सकते हो, कम गहराई वाले पानी में, जहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं और प्लांट। तो मैरीन इकोसिस्टम बनाने का काम करता है। बस ऐसे ही खाली आपको समझ आ जाना चाहिए, इसलिए डायग्राम बनाया मैंने। तो बस इसका एग्जाम्पल लिखना होता है बेटा आपको कि फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल बताओ। तो हवाईयन, हवाईयन आइलैंड। तो हवाईयन आइलैंड जो है वो फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल है। फटाफट नोट करिए, बस ये याद रखना है बेटा सिर्फ कि फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल होता हो तो हवाईयन आइलैंड। सर डेफिनेशन नहीं लिखनी? ना ना, डेफिनेशन नहीं लिखनी बेटा, नो। डेफिनेशन तो आप लिख ही चुके हो। फ्रिंजिंग रीफ located near seashore, located near seashore of an island,
नोट कर लो बेटा। तो ये देखिए आइलैंड है, इसके निकट में ही ये लोकेटेड होती है। ओके बेटा, भाई इतना लिखना बेटा, इससे ज्यादा कुछ लिखना आपको। हाँ श्रेया, सीलेंट ट्रेट ही बेटा ये जो बनाते हैं ना, वही बनाते हैं। उनकी बॉडी, भाई इनका स्केलेटन किसका बना हुआ था बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो काफी ऐसा नहीं कि ये तो 4 दिन में बन जाता है, बहुत हजारों साल लग जाते हैं इसको बनते बनते बनते। तो जब सिलेंटेट्स बनने लगते हैं तो उनका जो स्केलेटन है वो डिपॉजिट होता रहता है, ऐसे ऐसे इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे ये एक चट्टान का रूप ले लेता है। आ गया श्रेया समझ में? तभी तो मैंने लिखा है तभी ने, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर्म बाय इट्स इनहैबिटेंट, जो वहां रहते हैं। जब वो मर जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो उनका स्केलेटन होता है। ओके ओके शगुन, ठीक है बेटा। चलो बेटा जल्दी करो आप लोग, है ना बेटा। चलो आज कोशिश करना बेटा, आज एक वो दूसरा भी हम सोच रहे हैं निपटा दे फटाफट आपका फाइलम टिनोफोरा, है ना। ना ना, हर चट्टान सिलेंटेड नहीं बनी होगी बेटा, हर चट्टान नहीं, सिर्फ रीफ की मैं बात कर रहा हूं, कोरल रीफ, ठीक है। हाँ हाँ, कोरल रीफ का टाइप है बेटा, ये तो लिखा है ना, इट इज ऑफ 3 टाइप। आपका जो टेस्ट है बेटा सिलेंटेटा तक ही आएगा आपके टेस्ट में, संडे का जो टेस्ट है, ओरिफेरा सिलेंटेटा बेसिक पॉइंट। दूसरा लिखो बेटा, बैरियर रीफ, बैरियर रीफ। सर टेस्ट तो अगले संडे को, इस वाले को नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तो अगले संडे को अगर आपका टेस्ट है तो उसमें बेटा ये टिनोफोरा भी इंक्लूड हो जाएगा, प्लेटी हेलमिंथीज भी इंक्लूड, नहीं आप अगले संडे में भी प्लेटी हेलमिंथीज इंक्लूड हो जाए, ठीक है बेटा। अभी तो हम यहीं पे हैं, आज फिनिश भी हो जाएगा, टिनोफोरा भी उम्मीद है कर लेंगे हम लोग, बस साथ दो आप लोग, है ना। तो देखिए बेटा, ये मान लीजिए नेचुरली ये समंदर है और ये नेचुरली आइलैंड है कोई, बिल्कुल जैसे आपकी फ्रिंजिंग रीफ है वैसे ही सेम बैरियर रीफ भी यहां पर आती है। तो अब आप सोच रहे हो कि सर फिर इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं? बस फर्क इतना होता है बेटा कि फ्रिंजिंग रीफ इस आइलैंड के नजदीक होती है, ये वाला गैप कम होता है, ये वाला, लेकिन यहां पर ये वाला गैप थोड़ा बढ़ जाता है और इसकी जो वो डायमीटर होता है वो भी बढ़ जाता है, ये इतना ही फर्क होता है दोनों में, ठीक है बेटा। तो ये बन गया फ्रिंज, ये बैरियर रीफ हो गया आपका, बैरियर रीफ। तो एज लाइक फ्रिंजिंग रीफ, बेटा इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से सिर्फ करवा रहे, वरना कोई मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूं बेटा जैसे आपकी फ्रिंजिंग रीफ थी सेम वैसे ही तो डायग्राम नजर आ रहा है, प्लांटेशन करना है तो आप कर दीजिए, बस फर्क सिर्फ इतना होता है बेटा कि ये जो फ्रिंजिंग रीफ थी वो इस आइलैंड के थोड़ा सा करीब थी, ये आइलैंड से थोड़ा सा दूरी बना लेता है बीच से, ऐसे डिस्टेंस बढ़ जाती है, साथ में इसका जो डायमीटर वो भी बढ़ जाता है ऐसे, ये फर्क होता है खाली, समझ में आ गया। हाँ हाँ, यस 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 सर, बैक साइड से भी आइलैंड, क्या मैं समझा नहीं बेटा, बैक साइड से क्या, फिर से समझ लो बेटा एक बार ध्यान से। ये पहले से बना हुआ आइलैंड है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से हमसे मतलब नहीं, कोई और चीज का भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ कैल्शियम नहीं, जो कोरल के द्वारा बनाया जा, सॉरी सिलेंटेट के द्वारा जो बनाया जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो ये पहले से आइलैंड है, अभी इसके चारों तरफ से, इस आइलैंड के चारों तरफ थोड़ा इस आइलैंड से दूर हो जाएगा, ये डिफरेंस यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी बीच में ये वाली, जबकि वहां पर क्या था, वो इसके निकट निकट ही मौजूद था, नियर टू द सी शोर ऑफ आइलैंड, है ना। लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी ऐसे, साथ साथ में इसकी ये जो डायमीटर ना, इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, यस यस, ठीक है ना। ओके, तो लिख लीजिए बेटा, बस एग्जांपल लिखना है आपको, सीधे सीधे फटाफट लिख लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इस पे क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है बेटा, जल्दी बना लो आप। इसको हिस्ट्री वगैरह में भी शायद आपको बताया जाता होगा। चलिए, हो गया बेटा, जल्दी बताइए। पहले क्या है ना, थोड़ा सा इसमें डिटेल वगैरह में बताया करता था मैं, लेकिन अब डिटेल में ज्यादा मतलब नहीं है आपका, ठीक है ना। फाइलम वगैरह में सिर्फ हम जितना बता रहे हैं उतना टू द पॉइंट आपको बस याद कर लेना है, सीख लेना है, बाकी ज्यादा यहाँ पर इंटर करने की जरूरत नहीं है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ हमारा मतलब बेटा, हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाओ आप लोग, हमारी पूरी प्रयास यही है आपके लिए बेटा। चलिए बेटा, फिर तीसरी होती है बेटा एटॉल रीफ, एटॉल रीफ, ये मान लीजिए समंदर है बेटा, तो एटॉल रीफ जो होती है वो बेटा ऐसे मान लो, पहले ये हॉर्स शू शेप में होती है, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से, ये बीच बीच में देखिए चैनल होते हैं, ये वाटर चैनल, तो ये बीच बीच में चैनल खुले होते हैं, ये देखिए वाटर है, ये वाटर इसी द्वारा इसी में इंटर करेगा, ये लेगून बन जाता है, लेगून, और इसी में फिशिंग वगैरह की जाती है, तो यहीं से नावें इसके अंदर चली जाती हैं, नौकाएं, ठीक है ना बेटा। तो ये जो दिख रहे हैं हॉर्स शू से, इसी को बोलते हैं एटॉल रीफ। हाँ, यहाँ बीच में आइलैंड नहीं होता बेटा, बीच में आइलैंड नहीं होना, हमें तो रीफ से मतलब है खाली, हम तो सिर्फ कोरल रीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बीच में आइलैंड नहीं होता, तो बीच में ऐसे चारों, तो ऐसा लगता है कि वाटर चारों तरफ सराउंड कर दिया गया, बीच में ऐसे पैक कर लिया गया हो। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं साइड्स में ये खुला होता है, जिसकी वजह से इस वाटर से आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग मछली पालन वगैरह भी करते बेटा, तो ऐसे जहां पर रीफ बनते हैं उसको बोलते हैं एटॉल रीफ, है ना। इसी से नौकाएं ऐसे ऐसे इसके अंदर आती जाती हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे भी होंगे, कुछ जानवर वगैरह भी रहे होंगे, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह से जब रीफ बनती है तो इसको बोलते हैं एटॉल रीफ। जल्दी बोलो बेटा फटाफट, ऑल इज क्लियर, वेरी गुड। तो आपके मर्जी बोले तो आप बना लो ऐसे प्लांट वगैरह इस तरह से, ऐसे। एग्जाम्पल लिख लो बेटा यहां पर, लक्षद्वीप, मालदीव, ये एटॉल रीफ का एग्जाम्पल है।
ठीक है बेटा, लक्षद्वीप और मालदीव, नोट कर ली फटाफट। हो गया बेटा? जो भी टेस्ट आएगा बेटा, टेस्ट के लिए अभी से आप बिल्कुल रेडी रहो बेटा। जिनको लगता है कि उन लोगों ने जो है मॉड्यूल के क्वेश्चन कर डाले सारे डीपीपी के रूप में, अब आप पूरी फेरा के बाद सिलेंट डेटा पे अपने डीपीपी करिए, ठीक है? अगर आप कर चुके हो तो उसको रिपीट करिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए बेहतरीन तरीके से बिफोर योर टेस्ट। सारे सब्जेक्ट में भी ऐसे ही करना है आपको बेटा। तो इस तरीके से बेटा ये चैप्टर लगभग फिनिश, एक दो पॉइंट है नोट के मुझे बताने हैं, वो आप लिख लीजिए खाली बस। नोट या सर इसका एग्जाम्पल क्या था, मालदीव और लक्षद्वीप, ठीक है? नोट कर लो बेटा निष्ठा, मालदीव एंड लक्षद्वीप। ओके बेटा, लिख लिया निष्ठा? ओके बेटा। सीलेंट डेट्स आर डायोसियस, ठीक है? द एरिया ऑफ वाटर इन बिटवीन एटॉल रिफ इज व्हाट? अरे मनिका बहुत लंबा एरिया होता है बेटा। अब एग्जैक्ट एरिया मुझे नहीं पता, आप उसको सर्च भी कर सकते हो, बट एरिया होता है अच्छा खासा बेटा। जैसे बॉन्ड नहीं होते चारों तरफ काफी ऐसे चौड़ाई में, वैसे ही चारों तरफ चट्टान हो तो बीच में भर जाता है पानी, ठीक है? लेगून, लेग्यून बोलते बेटा उसको। डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, डायोसियस का मतलब होता है बेटा यूनिसेक्सुअल, ठीक है? पहला पॉइंट नोट में लिखना है, दूसरा ये लिखना है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। ये आपके एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं है बेटा, ध्यान रखना। डेवलपमेंट जो होता है इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आपको याद आ रहा होता तो हाइड्रा में हमने कहा था वहां डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वहां लार्वा बनता ही नहीं। सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू बेटा सगुन, ठीक है? देखिए मैंने आपको कहा था बेटा कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में लार्वल स्टेजेस नहीं आती, तो वहां डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे फाइजेलिया है, फाइजेलिया में लार्वल स्टेज आती है, इसलिए वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट के ब्रैकेट लिख लीजिए वाया लार्वल स्टेजेस, दैट इज प्लैन्यूला लार्वा। ये दिख रहा है बेटा, उधर नहीं दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है उधर, ओके। इधर मैं लिख रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं टॉप पर। मीन्स larval stages, means larval stages as planula larva, planula larva। ये चैप्टर फिनिश हो गया बेटा, ठीक है? इंटरनल के बाद क्या लिखा है? इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, ठीक है बेटा? बस आपको सिर्फ पॉइंट ही याद रखना है बस। तो इस तरीके से बेटा आपका सीलेंट डेटा टॉपिक फिनिश हो गया है, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टीनोफोरा, फटाफट मैं डालू बेटा। मैंने लिखा बेटा डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम जब आपको हाइड्रा पढ़ा रहे थे बेटा, तो हमने कहा था कि हाइड्रा में लार्वल स्टेजेस नहीं आती हैं, इसलिए हाइड्रा क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। लेकिन फाइजेलिया जो है वहां पर लार्वल स्टेजेस आती हैं, ठीक है? इसलिए जो फाइजेलिया है
उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसका मतलब नाइडेरियंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होता है। आ गया बेटा समझ में? वेरी गुड। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा फटाफट हम लोग, टीनोफोरा। अब आपके सीलेंट डेटा के सारे क्वेश्चन सीलेंट डेटा से रिलेटेड आपके जो मॉड्यूल में है वो आप कर लीजिएगा। फाइलअप जो, हाँ लिख रहा हूं बेटा, लिख रहा हूं। टीनोफोरा लेक्चर फर्स्ट, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले एक बात सुन लीजिए बेटा, जो टीनोफोरा होते हैं, फाइलम टीनोफोरा को कॉमनली हम लोग कॉम्ब बियरर या कॉम्ब जेली बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए इनको जो जेली बोलते हैं। और उनपे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे प्लेट्स होती हैं कंघे जैसी, इसलिए इनको कॉम्ब बियरर्स बोलते हैं। यस यस विद 8 स्ट्रिप्स, यस। आप अपने एनसीईआरटी में देखिएगा, टीनोफोरा में बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा आपको। तो इनको हम कॉम्ब जेली या कॉम्ब बियरर्स या फिर सी वॉलनट कहते हैं। तो पहले ही पॉइंट हमारा यही रहेगा, द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स क्या, सीधे लिख लीजिए टीनोफोर्स, सीधे लिख लीजिए टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज, के बाई ए का मतलब है बेटा नोन एज कॉम्ब जेलीज और कॉम्ब बियरर्स और सी वॉलनट, ये इनको कॉमनली नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हेड ना लिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस फाइलम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनमें जो भी यानी एनिमल आते हैं, यानी टीनोफोर्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नोट करो बेटा। डन हो गया बेटा। देखो आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, बहुत अच्छा सब लोगों ने शुरुआत किया है। तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट बेटा आप लोगों से ये है, नोट कर लो सगुन, कोई बात नहीं, नोट करो। हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग बेटा लाइव क्लास ज्वाइन करने की कोशिश किया करिए, ठीक है बेटा। टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज कॉम्ब जेलीज और कॉम्ब बियरर्स और सी वॉलनट, SEA, ठीक है। तो आप लोग ना बेटा आप सिर्फ कोशिश करिए, देखिए लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको फायदा ये मिलेगा बेटा कि आपका जो रिद्म है वो बिल्कुल मेंटेन होकर के चलेगा। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे बाद में, तो फिर उनके लिए दिक्कत आ जाता है बेटा। हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर बाई चांस किसी दिन भुला गया, हमसे रह गया और आप नहीं देख पाए और आगे फिर अगले दिन हम पहुंचे, तो फिर आपका रिद्म बिगड़ेगा, या हो सकता है उस दिन हम डालना भूल गए ग्रुप में, तो आपकी पढ़ाई ब्रेक होगी। इसलिए आप कोशिश करो, वैसे ऐसा होगा नहीं, जनरली हम कोशिश करेंगे कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो आप अपना लाइव क्लास ज्वाइन करिए, जैसे आपको लगे कि हाँ हमारी फिजिकल क्लास जैसे हम लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं। ऑलवेज हमेशा एक्टिव मोड में रहना बेटा, कभी भी कोई काम हमको इधर उधर नहीं करना है, हमेशा एकदम राइट टाइम होकर के एकदम अपना पंक्चुअल होकर के काम करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहली बात आती है नंबर 1 पे, हैबिटेट, रहते कहाँ है ये। तो रहने की बात करें भैया तो ये एक्वेटिक होते हैं, कहाँ, पानी में रहते हैं।
पानी में भी पाते हैं तो क्या होंगे बेटा, मोस्टली मैरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर। नोट कर लो बेटा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, ये फ्रीली स्विमिंग होते हैं, फ्रीली स्विमिंग, फ्री होकर के तैरते रहते हैं। नोट करो बेटा। नोट करो, जब 15 मिनट बचा है, अगर आप लोग 15 मिनट से ज्यादा हमारे पास वक्त अभी करीब 20 मिनट है, 20 मिनट में हम ये टॉपिक फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो जैसे शिखर में फिनिश हो गया, आप लोग भी उनके बराबर ही चल रहे हैं एकदम आप लोग। ये नोट हो गया बेटा? ओके, वेरी गुड। शिखर 1 2 3 वाले जो भी हैं उनके एकदम बराबर चल रहे हो आप, ठीक है। देखिए दूसरा कैरेक्टर हमको लिखना है बेटा, लेकिन सुनिए ध्यान से। दूसरा कैरेक्टर अगर हम लिखाना चाहें तो हम लिखाएंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखाने, यस, ये हम नहीं लिखाएंगे, इसीलिए पूछे बेटा। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल पर, ठीक है। दूसरा आती है बात सिमेट्री की। तो सिमेट्री में कैसे है बेटा, रेडियल, वो हम पहले ही करा चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना, बेसिक पॉइंट्स में। यस, तो ये भी हम नहीं कराएंगे बेटा आपको। फिर हम बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की। तो बॉडी वॉल ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो वो बात हम थोड़ा सा लिखाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमको एक पॉइंट आपको बताना है क्वेश्चन के बेसिस पर। तो नेक्स्ट कैरेक्टर लिखना है बेटा आपको, लिखिए बॉडी वॉल, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक, क्या होंगे बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, है ना। डिप्लोब्लास्टिक में जैसे हम लिखेंगे बेटा, आपको एज इट इज लिखना है। ये होंगे, बाहर एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्मिस लिख लो, एक्टोडर्मिस, जो कि बनाई जाएगी एक्टोडर्म के द्वारा, फॉर्म्ड बाई एक्टोडर्म। दूसरा लिखिए बेटा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस फॉर्म्ड बाई एंडोडर्म। अब देखना बेटा, इन दोनों के बीच जो होती है एक जेली लाइक लेयर पाई जाती है, जिसको आप बोलते हैं मीजोगिलिया, मीजोगिलिया। ये जो मीजोगिलिया है बेटा, ये डिफर होती है सिलेंटेड से, तो डिफरेंट फ्रॉम नाइडेरियंस, किस बेसिस पर, डिफरेंट फ्रॉम नाइडेरियंस, नाइडेरियंस बिकॉज, ये B/C लिखे, इसका मतलब क्या होता है बेटा, बिकॉज। अगर ना पता तो आप लोग अलग से कहीं लिख लेना। B/C का मतलब होता है बेटा बिकॉज, बिकॉज हैव, क्या, यहां पर ये अमीबो साइट रखेगा, अमीबो साइट, ठीक है, अमीबो साइट रखेगा। और क्या रखेगा, जबकि अगर आपको याद हो तो सिलेंटेटा में कोई भी सेल नहीं थी, मीजोगिलिया में अमीबोसाइट एंड स्मूथ मसल सेल, ये भी नहीं थी वहां पर, मीजोगिलिया में नहीं थी, ठीक है ना। एंड इज कंपेरेबल, एंड इज कंपेरेबल एंड इज
कंपेरेबल टू लूज लेयर ऑफ सेल्स, लूज लेयर ऑफ सेल्स। तो ऐसा लगता है सेल्स की लूज लेयर बनी हुई है जेली लाइक, ठीक है ना, जबकि सेलुलर लेयर नहीं कह सकते बेटा इसको, ठीक है, सेल इसमें डिप्ड होती है खाली बस, ठीक है। लिख लो बेटा, एज इट इज लिख लो जैसे हमने लिखा हुआ है। हाँ यस, मस्कुलर सेल रख रहा है यहाँ पर, तभी थोड़ा बहुत मूवमेंट भी तो कर पाएगा ना बेटा ये, इसीलिए तो डिफरेंट है ये। अमीबोसाइट जो सेल है वो आर्कियोसाइट सेल है, टोटिपोटेंट सेल, यानी कोई सेल अगर तीनों फोर की डैमेज हुई तो अमीबोसाइट सेल ही मॉडिफाई होके वो बना देगी उस सेल को। स्मूथ मसल सेल बेटा यहाँ पर जैसे हमारी बॉडी, आप बना लो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप पहले लिख लो, लिखो जल्दी। चलिए देखिए बेटा, तो ये अभी कुछ पता नहीं बेटा ना, अभी हम कुछ बता नहीं पाएंगे बेटा इसके बारे में, न्यूज ऐसी आ रही, लेकिन जब खुलेंगे तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, खुल जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखिए थे बेटा, ये बॉडी वॉल दो लेयर की होती है, आउटर एक्टोडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस, इनके बीच में एक लेयर होती है सैंडविच होती है, जेली लाइक होती है। हाँ अभी अभी कोई कंफर्म नहीं है बेटा, ठीक है ना, अभी कोई कंफर्म नहीं, चलो होगा तो इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी आप लोगों के पास, देखना बेटा। तो बाहर की लेयर, ये अंदर की लेयर, इन दोनों के बीच एक लेयर पाई जाती है जेली लाइक, जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। ये नाइडेरियन से डिफरेंट होती है क्योंकि वहां पर मीजोग्लिया में एक भी सेल नहीं थी, यहाँ पर मीजोग्लिया में देखिए अमीबोसाइट पाई जा रही है और स्मूथ मसल सेल। तो अमीबोसाइट सेल जो होती है बेटा, ये टोटिपोटेंट सेल होती है, यानी हर टाइप की सेल को बनाने की क्षमता रखेगी। अगर एक्टोडर्मिस की और एंडोडर्मिस की कोई सेल डैमेज हो जाएगी तो यही अमीबोसाइट सेल एक्टोडर्मिस की सेल को भी बना देगी और एंडोडर्मिस को भी बना देगी। ये जो स्मूथ मसल सेल है बेटा, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ मसल फाइबर पाए जाते हैं या स्मूथ मसल पाई जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी पेरिस्टल्सिस होती है। ठीक उसी प्रकार सेम वर्क यहाँ पर भी इसका होता है, ठीक है ना। ह्यूमन में टोटिपोटेंट सेल तो बेटा नहीं कह सकते कोई पाई जाती, ठीक है, बस ह्यूमन में टोटिपोटेंट सेल की अगर बेसिस पे बात करोगे तो हमारे जो वो होता है बोन मैरो, तो वहां पर ब्लड को बनाने वाली जो सेल है उनके बेसिस पे उनकी टोटिपोटेंट सेल है। टोटिपोटेंट का मतलब होता है उन सिर्फ ब्लड सेल के लिए टोटिपोटेंट बोलेंगे, पूरी बॉडी के लिए नहीं बोलते बेटा, ठीक है। टोटिपोटेंट का टर्म मतलब होता है कि ऐसी सेल जो हर बॉडी की हर सेल को बना सके, इसलिए हमें टोटिपोटेंट कहना नहीं सही है बेटा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया बेटा, ऑल इज क्लियर। इरेज करो बेटा, जल्दी बोलो सारे लोग फटाफट, यस। चलिए देखते बेटा बॉडी फॉर्म, अब हमको नेक्स्ट कैरेक्टर क्या देखना है, तीसरा बॉडी फॉर्म। तो बॉडी क्या हो सकती है बेटा, ओवल हो सकती है और फ्लैट हो सकती है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम प्लूरोब्राकिया का बना भी है इस तरह से, ऐसे, और यहां पर इस तरह से प्लेट निकली हुई है। तो 8 कॉम्ब प्लेट्स होती है, ठीक है बेटा। तो ये 8 कॉम्ब प्लेट्स इस तरह से होती हैं, आपके उसमें बना हुआ डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है,
वो तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। और ये कौन प्लेट इस तरीके से सिलिएटेड होती बेटा, इस तरह से। ये बना लो आप लोग रफी डायग्राम, तो जल्दी बना लो फटाफट, ये नजर आती है। ये टेंटिकल्स, टेंटिकल्स बना ही लो आप लोग बेटा, ठीक है, टेंटिकल्स प्रेजेंट और अब्सेंट। टेंटिकल्स टू इन नंबर, ठीक बेटा, इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट। और दिख रहा है बेटा उधर, इफ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ दो ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है बेटा। हैव लोसोशेल, हैव लोसोशेल और कोलोब्लास्ट सेल, ठीक है, लोसोशेल रखेगा या कोलोब्लास्ट सेल रखेगा। और ये होते क्या बेटा, सॉलिड, नोट कर लो। टेंटिकल अगर होंगे तो नंबर में दो होंगे बेटा, ठीक है, अगर होंगे तो दो होंगे नंबर में। और इन टेंटिकल्स के पास कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है, लोसो सेल पाई जाती है, और ये सॉलिड होते हैं। कोलोब्लास्ट सेल वैसे ही काम करती है जैसे नीडोब्लास्ट सेल काम करती है। हाँ यस, टेंटिकल्स सिलेटेड नहीं होते हैं सर, सीलिया टेंटिकल्स पे दी है क्या, सीलिया, हाँ ये सीलिया है बेटा, ये जो है प्लेट्स, तो ये है कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स। क्या होगा बेटा, मीडियन सीलिएटेड एट इन नंबर्स, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है ना। वैसे तो जनरली ये फ्रीली मूवेबल सर बुक में सीलिया टेंटिकल्स पे दी हुई है, इसमें ब्रेसियस लाइक स्टिचेस पाए जाते हैं। आप बना लो, ऐसे बनाने का मन कर रहा है आपको, ऐसे। देखो सीलिया सही माने में नहीं बोल सकते बेटा, ठीक है, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर है। सब टेंटिकल्स का लास्ट पॉइंट बता दो। टेंटिकल्स बेटा नंबर में दो होंगे, अगर होंगे तो, अदरवाइज एब्सेंट होंगे, होंगे तो सिर्फ दो होंगे। टेंटिकल्स में एक सेल पाई जाती है कोलोब्लास्ट सेल या लोसो सेल, और ये क्या होते हैं, सॉलिड, ऐसे। हाँ जैसे हाइड्रा में नीडोब्लास्ट सेल काम करती है, वैसे यहाँ पर लोसो सेल काम करती है। पकड़ने वगैरह का डिफेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कांटा नहीं होता है इसके पास ना। हाँ बाकी एंकरिंग वगैरह और पकड़ने में हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत इसके फंक्शनों से मैच करते हैं, ठीक है बेटा, हो गया। हो गया, बॉडी वॉल की बात हमने कर ली, बॉडी फॉर्म की।
सारे लोगों ने नोट कर लिया बेटा? यस, वेरी गुड। जल्दी करो बेटा, 4 मिनट बचे हुए, लेकिन हम आपसे 5 मिनट कम से कम लेना चाहेंगे ताकि लगभग ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट करेक्टर है बेटा चौथा या पांचवा जो भी होगा, लिख लीजिए बायो लुमिनिसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस तो हैव प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ये लाइट एमिट करते हैं, ठीक है ना, इसलिए रात में अगर जाइए तो ऐसा लगेगा कि समुद्र में लाइटें जल रही हैं जहां पे ये होंगे। तो बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट करेंगे बेटा डाइजेशन। ना ना, बॉडी फॉर्म खत्म हो गया, नेक्स्ट करेक्टर बताइए। बॉडी फॉर्म खत्म, बॉडी से गोल या फ्लैट होगी, और जितनी इंफॉर्मेशन थी वहां मैंने लिखी थी बेटा, ठीक है। बायोल्यूमिनेशन का मतलब नेक्स्ट पॉइंट है ये बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, एमिट लाइट करते हैं, ठीक है ना। अब डाइजेशन की बात करें तो एज लाइक इन सिलेंटेट्स, सीधा लिख लेना बेटा, एज लाइक इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में कैसा था बेटा, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलर देन इंट्रा सेलर, ये तो था। ड्यू टू विच एंजाइम डिड एमिट लाइट, नहीं समझा बेटा मैं, मनिका क्या करे हो आप? ठीक है ना बेटा, डाइजेशन। ओके ओके ठीक है, तो डाइजेशन सीधा लिखना एज लाइक इन सिलेंटेट्स। नेक्स्ट कैरेक्टर बेटा आपका स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट, ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, है ना। तो बस सीधा इतना पॉइंट लिखना है, स्पेशल सेंस ऑर्गन, स्पेशल सेंस ऑर्गन which is present on a boral surface, माउथ के जस्ट अपोजिट जो सरफेस होता है उसको बेटा एबोरल सरफेस बोलते हैं। तो स्टैटोसिस एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि स्पेशल सेंस ऑर्गन है, जरा सा भी कुछ होगा तो ये तुरंत इसको एहसास हो जाएगा, और फिर एहसास होकर के ये बॉडी का बैलेंस भी कर सकता है, इधर उधर मूव भी कर सकता है ना। फूड का भी ऐसा कि भाई अगर कोई चीज आई तो फूड भी एहसास कर लेगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। 2 मिनट का काम रह गया बेटा, जल्दी करो फटाफट। सर विच इज पी प्लस लिखा बेटा ना, पी प्लस का मतलब प्रेजेंट। एबोरल सरफेस का मतलब होता है द सरफेस विच इज अपोजिट टू द माउथ सरफेस। तो इस सरफेस पे माउथ है बेटा, तो ये ओरल सरफेस हुई, इसके जस्ट अपोजिट क्या हुई है, एबोरल सरफेस। हो गया बेटा, ऑल इज क्लियर। शिखर 1 और 3 वाले सिर्फ एक लेक्चर आपसे आगे हैं, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक लेक्चर उनमें हो चुका है। बेटा रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट क्रेटर आपको लिखना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक बेटा, तीनों फोर्स आर हर्मा
प्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल या मोनोशियस। ठीक है ना बेटा। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? रिप्रोडक्शन अकर्स वाया सेक्सुअल मीन्स, यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है बेटा। ठीक है, इसमें क्या समझा, ऑलरेडी सारे पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट कहता है बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बेटा? बॉडी से बाहर वाटर में, तो कैसा होगा? एक्सटर्नल। हो गया फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसे होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनने में? डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो लार्वा कौन सा बनेगा? लार्वा इज साइडिपिड। डबल पी भी लिखा हो सकता है बेटा, साइडिपिड, है ना। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल बच्चे, 4 एग्जाम्पल खाली लिखना बेटा आपको। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को बेटा? इसमें है ही क्या डाउट? तो याद ही करना है सीधा पॉइंट आपको। हो गया बेटा। ये लार्वा का नाम है बेटा, आपने लिखा ना इनडायरेक्ट, है ना। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा, तो लार्वा कौन सा बनेगा? तो लार्वा इज साइडिपिड, है ना। इनडायरेक्ट मतलब होता है बेटा लार्वल स्टेजेस आना, तो लार्वा जो भी बनेगा उसका नाम क्या? लार्वा का साइडिपिड लार्वा। आपने पूरी फेरा में पढ़ा पैरेनकाइमुला, सिलेंटेटा में पढ़ा प्लाइनुला, अब यहां पढ़ा आपने साइडिपिड। बस एग्जाम्पल है, 4 ठो लिख लो बेटा। प्लूरोब्राकिया, इसको बोलते हैं सी गूसबेरी। पीनोप्लाना, हॉर्मीफोरा, इसको बोलते हैं बेटा सी वॉलनट। सिस्टम, इसको बोलते हैं बेटा वीनस गर्डिल। नेक्स्ट बिरोए। ये 5 एग्जाम्पल बेटा है जो आपको याद रखना है। तो प्यारे काका हॉर्न बजा, हॉर्न से बढ़िया वाली आइसक्रीम बेचते हैं। प्यारे काका हॉर्न से बढ़िया वाली आइसक्रीम बेचते हैं। तो ये भी चैप्टर बेटा, यानी चैप्टर इन द फाइलम, ये वाला आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट फाइलम हम लोग पढ़ेंगे कल, दैट वन इज प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो अभी कल आपका लेक्चर है ना, आप जस्ट उनके बराबर हो जाओगे जो आपका शिखर 1 शिखर 2 वाला बैच है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय टू ऑल ऑफ यू। आप लोग नोट्स डीपीपी वो प्रॉपरली करते रहिए बेटा, है ना। ओके बाय टू। किसी कोई डाउट हो बेटा तुरंत बगैर एजीके हुई आप हमें कॉल कर लीजिए। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो सनम, सनन। ओके ओके बेटा, काफी लोग लेफ्ट करके बेटा, इसीलिए मैंने सोचा सबका हो गया। कोई नहीं, आराम से कर लो बेटा, ठीक है। हाँ जिनका हो गया लेफ्ट कर सकते बेटा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी हमें लग रहा हो गया क्लास का। यस 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा हो गए बेटा। चलो वहीं आ रहे हैं, चलो चलो आ रहे वहीं, हो गया टाइम। ठीक है ना बेटा, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू।
बढ़िया बढ़िया कहते रहे बेटा, इस बार रिजल्ट में अच्छा नंबर लाना है आप लोगों का जब भी होगा। मैंने बोला बेटा प्यारे काका हॉर्न से बढ़िया वाली आइसक्रीम बेचते हैं। प्यारे काका हॉर्न से बढ़िया वाली आइसक्रीम बेचते हैं। हाँ किसी ने पूछा बेटा टीनो 4 में मोड क्या, मैंने देख नहीं पाया बेटा। सर टीनो 4 में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल, यानी स्पर्म और ओवम बनेंगे, वो फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है ना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है मनीष, समझ गया बेटा। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो बेटा क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा है, दूसरी क्लास भी आपको ज्वाइन करना है 10 मिनट के अंदर। किसी कोई प्रॉब्लम होगा ना बेटा तो पूछ लेना अपना ना, बाद में भी कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को। नोट्स और पीडीएफ बना के भेजना है आपको, प्लस डीपीपी वगैरह।